वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ लगी हुई हैं आपकी कल, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यह वीडियो। आपको बता दूँ कि प्राचीन इतिहास के लगभग 75 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और तीव्र गति से हम प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इससे पहले प्राचीन इतिहास का 1 या 2 मॉडल पेपर और अवेलेबल करवा दिया हमने, तो आप लोगों ने अगर उसको नहीं देखा तो आप उसको भी देख लीजिएगा और लिखित वाला मॉडल पेपर 1-2 दिनों में वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विधिवत तरीके से हम लोग आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जब आप बीए फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं, बीए चतुर्थ सेमेस्टर जिसको आप कहते हैं, बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, तो उसमें आपको दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानना होता है। 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक का इतिहास जो रहा है, खास करके दक्षिण भारत का, उसके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी ग्रहण करनी होती है, क्योंकि वहीं से प्रश्न आते हैं। तो आइए हम देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, इससे पहले 1 मॉडल पेपर या 2 मॉडल पेपर पहले से अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, प्रश्न है प्राचीन ग्रंथों में विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी के उत्तर का क्षेत्र क्या कहलाता था। तो विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी के जो उत्तर का क्षेत्र था, यानी इन एंशिएंट टेक्स्ट व्हाट was the area from Vindhya mountain to the north of Krishna river called, सुदूर दक्षिण या द्रविड़ क्षेत्र या दक्षिणापथ या तमिल प्रदेश। तो उसको क्या कहते थे भाई? तो उसको हम लोग कहते थे, क्या कहते थे, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। दक्षिणापथ के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिणापथ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिणापथ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इन विच टेक्स्ट इज द वर्ड दक्षिणापथ मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? बताइए, अंगुत्तर निकाय में या सुत्त निपात में या विनय पिटक में या अर्थशास्त्र में? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुत्त निपात में जो है दक्षिणापथ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पेरिप्लस नामक ग्रंथ में सुदूर दक्षिण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विच वर्ड हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फॉर ईस्ट इन द टेक्स्ट नेम्ड पेरिप्लस? दमेरिका या अमेरिका या दक्षिणापथ या दक्षिणात्य? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो पेरिप्लस जो ग्रंथ है उसमें सुदूर दक्षिण के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उस शब्द का नाम है दमेरिका। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, प्राचीन काल में अरब सागर को किस नाम से जाना जाता था? यानी बाई व्हाट नेम वाज द अरेबियन सी नोन इन एंशिएंट टाइम? खंभात, उदधि, कच्छ या रत्नाकर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर को हम लोग प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? रत्नाकर के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बंगाल की खाड़ी को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा जाता था? व्हाट वाज द बे ऑफ बंगाल कॉल्ड इन एंशिएंट टेक्स्ट? बताएं, बंगाल की खाड़ी को प्राचीन काल में हम लोग क्या कहते थे, या प्राचीन ग्रंथों में बंगाल की खाड़ी को क्या कहा गया है? महोदधि के नाम से इसको संबोधित किया गया है। बंगाल की खाड़ी को क्या कहा गया भैया? महोदधि कहा गया। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भृगु कक्ष या भरूच प्राचीन काल में किस तट का बंदरगाह था? बताएं, प्रश्न आपसे पूछा गया कि भृग कक्ष एंड भरूच वाज द पोर्ट ऑफ विच कोस्ट इन एंशिएंट टाइम? यानी जो भृगु कक्ष या जिसको भरूच कहा जाता है वो प्राचीन काल में किस तट का बंदरगाह था? तो किस तट का बंदरगाह था भैया? पश्चिमी तट का बंदरगाह हुआ करता था, वेस्टर्न कोस्ट। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ पाए, जान पाए। अच्छा, एक पुस्तक है, परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया है, विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? यानी कि द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड विक्रमांक देवचरित इज। तो विक्रमांक देवचरित जो रचना है उसके लेखक है बिल्हड़। ध्यान रखेंगे, ये रचना जो है दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, ठीक है।
तो इसलिए ये रचना इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताएं कि मेगास्थनीज जो था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, तो इंडिका पुस्तक के लेखक का नाम भी पूछ सकता है। तो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। तो वो किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न मैं तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तोलकाप्पियम के रचयिता कौन है? तोलकाप्पियम के रचयिता हैं द आथर ऑफ तोलकाप्पियम अप्पयार, तिरुवल्लुवर या अगस्त या फिर तोलकाप्पियर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तोलकाप्पियम जो रचना है इसके रचयिता कौन है? तोलकाप्पियर जो हैं वो तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ लिखे हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न ये जो तोलकाप्पियम है इसके बारे में पूछा जाता है। तोलकाप्पियम जो है ये द्वितीय जो संगम हुआ था उसका एकमात्र अवशिष्ट ग्रंथ है। ठीक है, तोलकाप्पियम। और तोलकाप्पियम के रचयिता कौन है? तोलकाप्पियर जो है तोलकाप्पियम जो ग्रंथ है उसके रचयिता हैं तोलकाप्पियर। ये द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ है। प्रथम जो संगम है, अच्छा संगम का मतलब होता है क्या? मिलना। संगम का मतलब क्या होता है? संगम का मतलब होता है परिषद या गोष्ठी या एक प्रकार से मिलना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 3 संगम अब तक आयोजित किए गए हैं और संगम आयोजन के संरक्षक में बात की जाए किन शासकों की, तो मुख्य रूप से जो पांड्य शासक हैं उन्होंने संगमों का आयोजन किया। 3 संगम आयोजन हुए थे। प्रथम संगम का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम संगम का आयोजन हुआ था मदुरई में हुआ था। और प्रथम संगम के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे भाई? प्रथम संगम के जो अध्यक्ष थे वो अगस्त थे। कौन थे भाई? अगस्त थे। और प्रथम संगम का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो अकट्टियम ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ा जाए तो तोलकाप्पियम जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? तोलकाप्पियर है। समझ रहे ना चीज़ों को? तो द्वितीय ग्रंथ मतलब कि द्वितीय संगम जो आयोजित हुआ था ये उसका एकमात्र ग्रंथ है। द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? द्वितीय संगम का जो आयोजन हुआ था वो आपका हुआ था कहाँ पर? कपाटपुरम में। कहाँ पर हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तृतीय संगम का आयोजन स्थल बताएं। तृतीय संगम का आयोजन स्थल था द वेन्यू ऑफ द थर्ड संगम वाज तंजौर, कपाटपुरम, मदुरई या पुहार। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरई। मदुरा में हुआ था एक प्रकार से तृतीय संगम का भी आयोजन और फर्स्ट का भी मदुरई में ही हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, किस संगम का संपूर्ण साहित्य उपलब्ध है? व्हिच संगमास कंप्लीट लिटरेचर इज अवेलेबल? तृतीय का, प्रथम का, द्वितीय का या फिर चतुर्थ संगम का? तो 3 ही संगम आयोजन हुए हैं कुल मिलाकर के अब तक। ठीक, कितने संगम भैया? 3 संगम। तो चतुर्थ की तो कोई बात ही नहीं होती है, फर्स्ट में उतना आधा मिलता नहीं है, द्वितीय का एकमात्र ग्रंथ भाई मैंने बताया। तो तृतीय संगम जो है, तृतीय संगम का जो एक प्रकार से साहित्य है वो संपूर्ण साहित्य आपको उपलब्ध मिल जाएगा जो कि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में विधिवत जानकारी देता है। इसीलिए संगम साहित्य आपको पढ़ना पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, तृतीय संगम। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय यानी द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड संगम वाज। तो तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकरीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कुरार नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड कुरार वाज। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है कुरार। कुरार नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे भाई? तिरुवल्लुर जो हैं, तिरुवल्लुवर, ये इन्होंने कुराल नामक ग्रंथ लिखा था। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, संगम काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य द मोस्ट फेमस एपिक ऑफ द संगम पीरियड इज। बताए तो संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो महाकाव्य था या है मतलब इनमें से वो है शिलप्पादिकारम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में सब आने वाले हैं और इससे पहले वाले मॉडल पेपर को भी आप लोग देख लीजिएगा, वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोग ज़रूर उसको देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है कि किस पल्लव, प्रश्न क्या है
किस पल्लव शासक ने बादामी के चालुक्य वंश के शासक को पराजित करके वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? Which पल्लव रूरल assumed the title of वातापी कोंड आफ्टर डिफीटेड द चालुक्य रूरल ऑफ बादामी? बताएं किस पल्लव शासक ने बादामी के चालुक्य वंश के शासक को पराजित करके वातापी कोंड की उपाधि धारण करी थी? उस शासक का क्या नाम है भैया? तो उस शासक का नाम है नरसिंह वर्मा प्रथम। ऑप्शन नंबर बा में दिया, ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मा प्रथम। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पल्लव शासकों की समानांतर शाखा का प्रथम शासक कौन था? द फर्स्ट रूरल ऑफ द पैरेलल ब्रांच ऑफ पल्लव रूरल्स वाज, यानी पल्लव शासकों की समांतर शाखा का जो प्रथम शासक था वो कौन था भाई? तो उसका नाम है नंदी वर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर द में दिया, नंदी वर्मन द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पल्लव वास्तुकला की मामल्य शैली का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ था? द मामल्य स्टाइल ऑफ पल्लव आर्किटेक्चर वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच रूरल? बताएं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव वास्तुकला की जो मामल्य शैली है उसका प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था नरसिंह वर्मा प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? द व्हिच डायनेस्टीज रूरल्स बिल्ट द रथ टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम? बताएं पल्लव शासक, चोल शासक, चालुक्य या गंग शासक? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है उनके मंदिरों का निर्माण जो है वो पल्लव शासकों ने करवाया था, पल्लव रूरल। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अंतिम पल्लव नरेश था यानी कि द लास्ट पल्लव किंग वाज? बताएं तो अंतिम पल्लव नरेश कौन था इनमें से भाई? तो इनमें से नंदी वर्मा चतुर्थ जो था ये पल्लव अंतिम नरेश है, यानी कि पल्लवों का अंतिम शासक था ये नंदी वर्मा चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, पल्लव शासकों के बाद दक्षिण भारत के में किस राजवंश ने प्रभुत्व स्थापित किया? व्हिच डायनेस्टी स्टेब्लिश्ड डोमिनेंस इन साउथ इंडिया आफ्टर द पल्लव रूरल्स? कदम, पांड्य, चोल या गंग? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर चोल, यानी पल्लवों के बाद में चोलों का दबदबा एक प्रकार से हुआ। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जाने। अच्छा, पल्लव वंश का सबसे या प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? प्रश्न यह भी पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मा प्रथम जो था वो पल्लव वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, ये बात ध्यान रखिएगा। और पल्लव वंश का महान शासक कौन था ऐसा पूछे तो क्या बताएंगे? तो पल्लव वंश का जो महान शासक था वो था सिंह विष्णु। ओके, ये सब आप ध्यान रखिएगा। पल्लव की राजधानी क्या थी? तो पल्लव शासकों की जो राजधानी थी भाई क्या थी? पल्लव शासकों की राजधानी कांची हुआ करती थी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाता रहा है। अच्छा, पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? मोस्ट पावरफुल रूरल ऑफ पल्लव डायनेस्टी वाज? सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पावरफुल जो शासक था वो कौन था भाई? सबसे पावरफुल शासक जो था पल्लव वंश का वो था नरसिंह वर्मा प्रथम। कौन था? नरसिंह वर्मा प्रथम। ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा में ये भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखिएगा। विद्वानों ने, प्रश्न क्या है? विद्वानों ने प्रारंभिक राष्ट्रकूट शासकों को कहा है, बताएं क्या कहा है? स्कॉलर्स हैव कॉल्ड द अर्ली राष्ट्रकूटाज रूरल्स। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि विद्वानों ने प्रारंभिक राष्ट्रकूट शासकों को क्या कहा है? क्या कहा है भैया? प्रारंभिक राष्ट्रकूट शासकों को विद्वानों ने प्रशासनिक अधिकारी कहा है। क्या कहा है? प्रशासनिक अधिकारी। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, संजन ताम्रपत्र अभिलेख किस राष्ट्रकूट शासक से रिलेटेड है, संबंधित है? द संजन ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच राष्ट्रकूट आज रूरल? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संजन ताम्रपत्र जो अभिलेख है वो अमोघ वर्ष से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर आ में दिए हैं अमोघ वर्ष, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आदि पुराण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड आदि पुराण वाज? तो आदि पुराण नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है भाई? इसके लेखक है जिनसेन। ऑप्शन नंबर सा में दिए है जिनसेन, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने किस ग्रंथ की रचना करी थी? विच बुक वाज कंपोज्ड बाय द राष्ट्रकूटा रूरल अमोघ वर्ष? बताएं आदि पुराण, हरिवंश या पेरिय पुराणम या फिर कविराज मार्ग? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रकूट शासक थे अमोघ वर्ष,
उन्होंने जो रचना करी थी वो किस ग्रंथ की रचना करी थी? कवि राजमार्ग की रचना करी थी उन्होंने। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कवि राजमार्ग ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे अमोघ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, राष्ट्रकूटों की मातृभाषा थी, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द राष्ट्रकूटाज वाज, पता है तमिल थी, तेलुगु थी, या फिर मलयालम या कन्नड़। तो राष्ट्रकूटों की जो भाषा थी या मातृभाषा जो थी राष्ट्रकूटों की वो कन्नड़ हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूरल ऑफ द राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी वाज, बताएं राष्ट्रकूट वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक। तो प्रथम स्वतंत्र शासक की अगर बात की जा रही तो दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंती दुर्ग जो था वो राष्ट्रकूट वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राष्ट्रकूट प्रारंभ में किस राजवंश के अधीन थे, यानी अंडर विच डायनेस्टी वर द राष्ट्रकूटाज इनिटियली, बताएं यानी किस राष्ट्रकूट जो शासक हैं ये प्रारंभ में किस राजवंश के अधीन थे? चोलों के, चालुक्यों के, गंग के या आलूप के? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चालुक्यों के एक प्रकार से अधीन थे। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? विच राष्ट्रकूटा रूरल बिल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण जो है किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था भाई? तो इसका निर्माण कराने वाले जो शासक है उनका नाम है कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण प्रथम इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, धारावर्ष किस शासक की उपाधि थी? बताएं धारावर्ष वाज द टाइटल ऑफ विच रूरल, धारावर्ष जो उपाधि थी वो ध्रुव की उपाधि थी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में किस वंश ने भाग नहीं लिया था? विच डायनेस्टी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द त्रिपार्टीट स्ट्रगल, बताएं त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसमें किस वंश के शासकों ने भाग नहीं लिया था? तो वो हैं चालुक्य। चालुक्य वंशों ने भाग नहीं लिया था चालुक्यों ने, बाकी पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार ये आपस में ही लड़ रहे थे और त्रिपक्षीय संघर्ष इन तीनों में हो रहा था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किस राष्ट्रकूट शासक ने सबसे पहले या सर्वप्रथम उत्तर भारतीय अभियान करके त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा ध्रुव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने इस वीडियो को। ओके, और इससे पहले एक मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, अंतिम राष्ट्रकूट शासक कौन था? ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। तो अंतिम राष्ट्रकूट शासक थे कर्क द्वितीय, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि वर्धन सम्राट हर्ष को पराजित करने वाला चालुक्य शासक कौन था? द चालुक्य रूरल हु डिफीटेड वर्धन एम्पायर या एम्पेरियर हर्षा वाज, बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। पुलकेशियन द्वितीय इज राइट आंसर। पुलकेशियन द्वितीय ने वर्धन सम्राट जो थे हर्षवर्धन उनको पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ किसने किया था? हु स्टार्टेड द पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट? तो पल्लव चालुक्य संघर्ष का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था भैया? पुलकेशियन द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलकेशियन द्वितीय बड़ा सर्वशक्तिशाली बहुत शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न है, किस चालुक्य शासक ने कांची कोड, बताएं किस चालुक्य शासक ने कांची कोंड की उपाधि धारण करी थी? तो कांची कोंड की उपाधि जो धारण करी थी वो विक्रमादित्य द्वितीय ने धारण करी थी। ऑप्शन नंबर सा में दिए विक्रमादित्य द्वितीय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस चालुक्य शासक ने 3 पल्लव शासकों को पराजित किया था? व्हिच चालुक्य रूरल डिफीटेड द 3 पल्लव रूरल्स? तो किस चालुक्य शासक ने 3 पल्लव शासकों को डिफीट किया था? विक्रमादित्य प्रथम ने। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पट्टदकल में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस महारानी ने करवाया था? तो किस महारानी ने करवाया था? पट्टदकल में विरूपाक्ष मंदिर जो है उसका निर्माण जो करवाया था वो करवाने वाली जो महारानी है उनका नाम है लोक महादेवी। ऑप्शन नंबर आ में दी है लोक महादेवी, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बादामी के चालुक्य स्वतंत्र होने के पूर्व किसकी अधीनता में शासन करते थे? तो बादामी के चालुक्य जो है स्वतंत्र होने से पहले जो शासन किया करते थे किसकी अधीनता में करते थे भाई? वो करते थे कदम्बों के अधीनता में, कदम्ब शासकों के। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूरल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी? तो बादामी के चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था कौन भाई? कीर्ति वर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बा में दिया है कीर्ति वर्मन द्वितीय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐहोल अभिलेख किस शासक के प्रशस्ति है? तो ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐहोल प्रशस्ति के लेखक जो है वो रवि कीर्ति हैं, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ओके। अच्छा, महाकूट अभिलेख किस शासक से रिलेटेड है? तो महाकूट अभिलेख जो है वो मंगलेश से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय जो शासक है इसने हर्षवर्धन को तो पराजित किया था, और इसके समय कौन सा चीनी यात्री एक प्रकार से भारत में आया था? तो पुलकेशिन द्वितीय के समय जो भारत में आने वाला चीनी यात्री है उसका नाम है क्या? उसका नाम क्या है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। ह्वेनसांग। चूंकि हर्षवर्धन के दरबार में आया था ये, मतलब हर्षवर्धन उत्तर भारत में शासन कर रहे थे, दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था, उसी समय आया था ह्वेनसांग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई? बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट से आप बताएंगे। तो बेंगी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था भाई? बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखिएगा। प्रश्न क्या है? प्राचीन बेंगी राज्य कहाँ स्थित है? वेयर वाज द एंशिएंट बेंगी किंगडम लोकेटेड? तो जो स्थित है वो आंध्र प्रदेश के आसपास स्थित है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है कि राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम का समकालीन बेंगी का शासक कौन था? तो वो कौन था भाई? वो था विष्णुवर्धन चतुर्थ। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बेंगी के चालुक्य राजवंश का महानतम शासक कौन था? हु वाज द ग्रेटेस्ट रूरल ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बेंगी? तो बेंगी का जो चालुक्य वंश है उसका जो महानतम शासक था वो महानतम शासक कौन था भाई? फटाफट से आप लोग बताएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयादित्य तृतीय जो था वो बेंगी के चालुक्य राजवंश का महानतम शासक था। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे। विजयादित्य तृतीय का शासन कितने वर्षों का था? तो विजयादित्य तृतीय जो था उसका शासन कितने सालों का था भाई? वो था 44 सालों का शासन उसका। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। विजयादित्य का विख्यात सेनापति कौन था? तो विजयादित्य का जो विख्यात सेनापति था उसका क्या नाम था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। विजयादित्य का विख्यात सेनापति का नाम था पंडरंग। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। विजयादित्य तृतीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो विजयादित्य तृतीय का जो उत्तराधिकारी था वो था भीम प्रथम। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। विजयवाड़ा के मलेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो विजयवाड़ा के मलेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किस शासकों ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? विजयवाड़ा के मलेश्वर मंदिर का निर्माण भीम द्वितीय ने करवाया। भीम द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने गुणक की उपाधि धारण करी थी? तो गुणक की उपाधि धारण करी थी विजयादित्य तृतीय ने। ऑप्शन नंबर द में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, विजयादित्य तृतीय की माता थी। विजयादित्य तृतीय की माता कौन थी भाई? तो उनकी माता थी सील महादेवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सील महादेवी उनकी माता थी, किसकी? विजयादित्य तृतीय की। ओके, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, बिल्हड़ किस शासक के दरबारी कवि थे? बताएं। बिल्हड़ जो थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्हड़ जो थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बिल्हड़ जो थे वो विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी कवि हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। भूलोक मल्लवर्ष नामक संवत का प्रवर्तन किस शासक ने किया था? व्हिच रूरल स्टार्टेड द संवत नेम्ड भूलोक मल्लवर्ष?
बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, सोमेश्वर तृतीय ने भूलोक मल्लवर्ष नामक संवत का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मान सोलास नामक ग्रंथ का लेखक कौन है। तो मान सोलास जो ग्रंथ है इसके लेखक है सोमेश्वर तृतीय, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था सोमेश्वर चतुर्थ, ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कल्याणी के चालुक्य से रिलेटेड कुछ और प्रश्न आपसे बन सकते हैं, जैसे कि कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था भैया तैलप द्वितीय। कौन था, तैलप द्वितीय। और अच्छा, कल्याणी के पूर्व आप देखते हैं राजधानी क्या थी कल्याणी के पूर्व इसकी। तो कल्याणी के पूर्व जो है इसकी राजधानी क्या थी, कल्याणी के पूर्व राजधानी जो इसकी थी वो थी मान्यखेत। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, कन्नड़ के सुप्रसिद्ध कवि रत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो किसके दरबार में रहते थे, तो रहते थे भाई किसके, तैलप द्वितीय के दरबार में रहते थे। कवि रत्न जो थे कन्नड़ के सुप्रसिद्ध कवि हैं वो तैलप द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। अच्छा, रत्न कवि को किस उपाधि से विभूषित किया गया है। तो रत्न कवि को जो है कवि चक्रवर्ती की उपाधि से भी एक प्रकार से उनको विभूषित किया गया है। एक प्रश्न और बनता है, कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का जो महानतम शासक था वो था सोमेश्वर प्रथम, ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, सबसे प्रसिद्ध शासक कल्याणी के चालुक्य वंश का कौन था। तो सबसे प्रसिद्ध शासक की अगर बात की जा रही है तो विक्रमादित्य षष्ठ जो है सबसे प्रसिद्ध शासक था। और इसी के दरबार में कवि बिल्हड़ रहा करते थे जिन्होंने एक रचना लिखी थी विक्रमांक देवचरित, जो कि एक प्रकार से बड़ी अच्छी जानकारी देती है हमको उस समय के इतिहास के बारे में, दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। प्रश्न है, चोल वंश का उत्कर्ष भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र में हुआ था। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो चोल वंश का जो उत्कर्ष हुआ था वो किस एक प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था, तमिल क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, चोल शासकों के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन सा है। संगम साहित्य, कन्नड़ साहित्य, तेलुगु साहित्य या संस्कृत साहित्य। तो संगम साहित्य जो है वो चोल शासकों के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ हैं, संगम साहित्य, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, चोल वंश के प्रारंभिक काल का प्रथम नरेश कौन था। हु आर द फर्स्ट किंग ऑफ द ईयरली पीरियड इन द चोल डायनेस्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करिकाल, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंधकार काल के बाद, यानी कि जो अंधकार काल था एक प्रकार से डार्क एज कहा जाता है यूरोप के इतिहास में। तो डार्क एज यानी कि अंधकार काल के बाद 9वीं शताब्दी में चोलों का उत्कर्ष किसके नेतृत्व में हुआ। अच्छा, भारत में भी एक प्रकार से अंधकार काल रहा है दक्षिण में कुछ समय के लिए। तो वही प्रश्न यहाँ पर कि अंधकार काल के बाद 9वीं शताब्दी में चोलों का उत्कर्ष किसके नेतृत्व में हुआ। अंडर हुज लीडरशिप डिड द चोलाज राइज आफ्टर द डार्क पीरियड इन द 9th सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विजयालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधकार काल के बाद 9वीं शताब्दी में चोलों का उत्कर्ष जो हुआ वो विजयालय के नेतृत्व में हुआ। किसके, विजयालय के नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सुंदर चोल किस शासक का उपनाम था। सुंदर चोल वाज द सरनेम ऑफ व्हिच रूरल। तो सुंदर चोल जो था वो परांतक द्वितीय का उपनाम था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अरुमोलिवर्मन किस चोल शासक का नाम था। अरिमोलिवर्मन, अलिमोलिवर्मन जो था वो राजराज प्रथम का एक प्रकार से शासक, मतलब अलिमोलिवर्मन किस चोल शासक का नाम था। तो राजराज प्रथम का, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। व्हिच चोल रूरल बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। तो किस चोल शासक ने करवाया था भैया, राजराज प्रथम ने ही करवाया था। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक मूवी PS1 और PS2 आप देखिएगा तो इम्पोर्टेंट है, वो आपको दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देगी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र सम्राट को नागपट्टनम के बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम ने ही ऐसा किया था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, गंगई कोंड चोल किस शासक की उपाधि थी। तो गंगई कोंड चोल जो थी वो राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका
राजेंद्र प्रथम, डी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस शासक ने शक्तिशाली नौसेना के साथ कडारम और श्री विजय के विरुद्ध अभियान किया था? फटाफट से आप बताएंगे। तो किस चोल शासक ने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पंडित चोल किस शासक की उपाधि थी? तो पंडित चोल जो थी वो किसकी उपाधि थी भाई? वो उपाधि थी राजेंद्र प्रथम की ही। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई विधिवत तरीके से करते रहें। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्राचीन चेर और पांड्य राज्यों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है भाई? जो प्राचीन चेर और पांड्य राज्य हैं उनके जो मिलते हैं आपको मतलब उल्लेख, वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है भैया संगम साहित्य में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किस चेर शासक को महाभारत की सेनाओं को भोजन कराने वाला कहा गया है? तो जो है उदयन जेरल। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किस चेर शासक ने राज्य में पत्नी पूजा यानी कि कन्नगी पूजा प्रारंभ करवाई थी? तो कन्नगी पूजा किसने प्रारंभ करवाई थी? सेनगुट्टवन ने करवाई थी। किसने? सेनगुट्टवन ने करवाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, दक्षिण भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गन्ने की खेती जो एक प्रकार से प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है भैया? वो किसे दिया जाता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है पेरुंजेरल जो है इरनपोरई को। किसको? पेरुंजेरल इरनपोरई को दिया जाता है दक्षिण भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। ऑप्शन सी में आपको मिलेगा क्या? ऑप्शन सी में क्या मिलेगा? पेरुंजेरल। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पेरुंजेरल इरनपोरई। ठीक है, इरनपोरई। ये हैं गन्ने की खेती करने वाले या खेती का प्रारंभ करने वाले दक्षिण भारत के व्यक्ति। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, महारानी रुद्रमा देवी किस राजवंश से संबंधित थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो रुद्रमा देवी की अगर बात की जाए तो किस राज्य से रिलेटेड थी वो? तो महारानी रुद्रमा देवी जो थी वो किस मतलब कि किस राजवंश से संबंधित थी? तो रुद्रमा देवी की अगर बात की जाए तो किससे रिलेटेड थी भैया? वो रिलेटेड थी काकतीय वंश से। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, देवगिरी के यादव वंश का मतलब संस्थापक कौन था? द फाउंडर ऑफ यादव डायनेस्टी ऑफ देवगिरी वास। देवगिरी के यादव वंश का जो संस्थापक था वो कौन था भाई? वो था भिल्लम। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रसिद्ध विद्वान हेमाद्री किस यादव राजा के काल में हुए थे? तो प्रसिद्ध विद्वान हेमाद्री जो हुए थे वो किस शासक के काल में हुए थे भाई? तो वो महादेव शासक था उस समय, उसके काल में हुए थे। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कदम्ब राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कदम्ब राजवंश का संस्थापक की अगर बात की जाए तो नाम आता है मयूर शर्मन का। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं यही प्रश्न। अगला प्रश्न, कदम्बों की शक्ति का अंत किस राजवंश ने किया था? तो कदम्बों की शक्ति का जो अंत किया था वो किस राजवंश ने किया था भैया? तो किया था वातापी के चालुक्य वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पश्चिमी गंगों के राजवंश का संस्थापक नरेश कौन था? तो पश्चिमी गंगों के राजवंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे भाई? वो थे कोंगनी बर्मन। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हाथी घोड़ों की चिकित्सा से संबंधित कन्नड़ भाषा का ग्रंथ गज शतक किस शासक ने लिखा था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो हाथी घोड़ों की चिकित्सा से रिलेटेड कन्नड़ भाषा का जो ग्रंथ है गज शतक, उसको लिखने वाले जो शासक हैं वो कौन है भाई? उनका नाम है शिवमार। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस शासक या किस गंग शासक का विवाह
राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष की कन्या से हुआ था। विच गंगा रूरल वाज मैरिड टू द डॉटर ऑफ राष्ट्रकूटा अमोघ वर्ष। बताएं तो किस गंग शासक का विवाह राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष की कन्या से हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुतुग प्रथम। ऑप्शन नंबर सा में करेक्ट आंसर दिया है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पश्चिमी गंग शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो पश्चिमी गंग शासक जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? वो जैन धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं। तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, एक बार लाइक जरूर कर। जो हमारे साथ नए बंधु जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा, ठीक है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्राचीन काल में मध्य एशियाई क्षेत्र को क्या कहा जाता था? बताएं। व्हाट आर द सेंट्रल एशियन रीजन कॉल्ड इन एंसेंट टाइम? तो एंसेंट टाइम में जो प्राचीन काल में मध्य एशियाई क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे? मध्य एशियाई क्षेत्र को हम लोग चीनी तुर्किस्तान के नाम से जाना करते थे। ऑप्शन नंबर सा में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मध्य एशिया में। प्रश्न क्या है? मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? व्हाट वाज द मेन सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर इन सेंट्रल एशिया? तो क्या था भाई? खेतान हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सुप्रसिद्ध गोमती विहार कहाँ स्थित है? तो सुप्रसिद्ध गोमती विहार यानी वेयर वाज द फेमस गोमती विहार लोकेटेड? तो कहाँ पर स्थित है भैया? खेतान में ही स्थित है गोमती विहार। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कुमार जीव नामक बौद्ध विद्वान किस मध्य एशियाई स्थल से रिलेटेड है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कुमार जीव नामक बौद्ध विद्वान जो है वो किस बौद्ध एशियाई स्थल से रिलेटेड है? तिब्बत से, खेतान से, कूचा से या फिर यारकंद से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ से भाई? कूचा से। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, मध्य एशिया में कौन सा धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय था? Which religion was most popular in Central Asia? तो जो सेंट्रल एशिया में मोस्ट पॉपुलर धर्म था वो था बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तिब्बती वर्णमाला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो तिब्बती वर्णमाला का आविष्कार नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिब्बती वर्णमाला का आविष्कार नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों के अनुकरण पर समय विहार और शाक्य विहार कहाँ निर्मित किए गए थे? तो समय विहार और शाक्य विहार जो निर्मित किए गए थे तिब्बत में बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश किस वंश के शासक के समय में हुआ था? तो बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हान वंश। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारतीय विद्वान धर्मरत्न और कश्यप मातंग के निवास के लिए श्वेताशव विहार कहाँ निर्मित हुआ था? तो श्वेताशव विहार जो निर्मित हुआ था वो चाइना में निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है कि दक्षिणी पूर्वी देशों में भारतीय संस्कृति का सर्वप्रथम प्रसार कहाँ हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्टर्न कंट्रीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबोज। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है कि दक्षिण भारत में ब्राह्मणों को अनुदित गांव मतलब कि जो ब्राह्मणों को अनुदानित गांव मतलब जो ब्राह्मणों को गांव दे दिए जाते थे उन गांवों को क्या कहा जाता था? तो उन गांवों को क्या कहा जाता था भाई? उन गांवों को कहते थे क्या? उन गांवों को अग्रहार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ह्वेन-सांग ने किस दक्षिण भारतीय शासक को क्षत्रिय वर्ग का बताया है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ह्वेन-सांग ने किस दक्षिण भारतीय शासक को क्या बताया भाई? क्षत्रिय वर्ग का बताया है। तो उन्होंने एक प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय वर्ग का कहा है। ह्वेन-सांग द्वितीय ने मतलब ह्वेन-सांग ने पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय वर्ग का कहा है, क्षत्रिय वर्ण का। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, रायचूर दुआब की प्रशासिका चंद्रवल्लभा किस राष्ट्रकूट शासक की पुत्री थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो चंद्रवल्लभा जो थी वो अमोघ वर्ष की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी भाई? अमोघ वर्ष की पुत्री थी। कौन थी अमोघ वर्ष की पुत्री भैया?
तो चंद्रवल्लभा जो थी रायचूर दुआब की प्रशासिका थी चंद्रवल्लभा, वो किस राष्ट्रकूट शासक की पुत्री थी? तो वो किसकी थी पुत्री भाई? अमोघ वर्ष की पुत्री थी। किसकी? अमोघ वर्ष की पुत्री थी। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दक्षिण भारतीय शासकों ने उत्तर भारत के समान किस प्रकार के आर्थिक जीवन को प्रोत्साहन दिया था? तो उन लोगों ने वार्ता, ऑप्शन नंबर वार्ता प्रकार के जीवन आर्थिक जीवन को प्रोत्साहन दिया था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दक्षिण भारत में वर्षा पर आधारित कृषि भूमि क्या कहलाती थी? तो उसको कहते थे देव मातृका। ऑप्शन नंबर ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दक्षिण भारत में मंदिरों को प्रदत्त भूमि क्या कहलाती थी? तो मंदिरों को प्रदत्त भूमि जो कहलाती थी उसको बोलते थे देवदान। क्या बोलते थे भाई? मंदिरों को प्रदत्त भूमि, दक्षिण भारत में मंदिरों को प्रदत्त भूमि को देवदान बोला जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवदान इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, दक्षिण भारत में शासकों के द्वारा सिंचाई के लिए बनवाए गए छोटे जलकुंड क्या कहलाते थे? छोटे जलकुंडों को बापी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने श्रीरंग टापू के नीचे बंधा बड़ा बांध बनवाया था? बताएं। तो बड़ा बांध किसने बनवाया था भाई? चोल शासकों ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रट्ट सरोवर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो रट्ट सरोवर का जो निर्माण करवाया था वो किस वंश के शासकों ने करवाया था भाई? रट्ट सरोवर का निर्माण गंग वंश के, जो चेर वंश, कदम वंश या चोल वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंग वंश के शासकों ने रट्ट सरोवर का निर्माण करवाया था, गंग वंश के शासकों ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, मार्को पोलो ने किस राज्य में अदरक और दालचीनी के उत्पादन का उल्लेख किया है? बताएं। तो मार्को पोलो ने पांड्य शासकों के राज्य में अदरक और दालचीनी के उत्पादन का उल्लेख किया है। किसने? मार्को पोलो ने। यात्री था। तो ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांड्य शासक। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ पाए। ठीक है। और इस प्रकार से अच्छा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यात्रा करने वाले व्यापारियों का संगठन क्या कहलाता है? यात्रा करने वाले व्यापारियों का संगठन सार्थ कहा जाता था। क्या कहते थे उसको? सार्थ कहते थे। ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, दक्षिण भारतीय आर्थिक जीवन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले संघ को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारतीय आर्थिक जीवन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो संघ हुआ करते थे उनको हम लोग श्रेणी कहते थे। क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2023 में आपकी बार। तो इसलिए मैंने सोचा आपको एक बार फिर से बता दें। बाकी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है, तो आप लोग उसको आप जा करके देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। और भी जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का भी मैंने सॉल्व करवाया, तो उसको भी आप देख लेंगे। प्लेलिस्ट में और वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उसको देख करके आप अपनी तैयारी विधिवत कर सकते हैं। हालांकि इतना मैंने इस वीडियो में बताया, अगर इतना ही आप देख करके जाएंगे और कुछ नहीं देखते हैं तो भी आपका काम हो जाना है। लेकिन मैं एक बार फिर से सजेस्ट करूँगा कि मेरी पुरानी वीडियोज़ को आप ज़रूर एक बार देख करके जाएँ। ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये वीडियो और एक आध वीडियो और देख लीजिएगा, बस 2 वीडियो का काम आपका हो जाना है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्रश्नों को एक प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा और बहुत ही विस्तार से आप लोगों ने जानने का प्रयास तो नहीं किया इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन जो इससे पहले वाला मॉडल पेपर है उसमें हमने विस्तार से हर एक चीज़ों के बारे में आपको बताया है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने लगभग 75 से 80 या 90 प्रश्नों को आपने जानने का प्रयास किया है। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।